Good morning, friends. I welcome all of you to my YouTube channel. So, we are back with this video lecture number 13 overall. I hope you remember that last time we were discussing chapter number 8, which is physiology and sports. Dear students, as I told you earlier also, that there are 5 main topics. First topic was फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर 4 टॉपिक थे, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स 4 होते हैं, तो उस हिसाब से 4 टॉपिक थे, याद होगा आप सबको। जैसे सबसे पहला था स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट, सेकंड था स्पीड, थर्ड था एंड्योरेंस, फोर्थ था फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 4 टॉपिक के बारे में थियरीज थी, चारों मिला के पहला टॉपिक बनता था आउट ऑफ मेन 5 टॉपिक्स, है ना। फिर दूसरा हमने मेन टॉपिक उठाया जो वैसे चैप्टर के एंड में दिया है, बट क्योंकि हमारे पास पिछले वीडियो लेक्चर में टाइम कम था, इसीलिए हमने उस टॉपिक को लिया था जो था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। उम्र के कारण से फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में था। अब जो 3 टॉपिक बाकी हैं, 2 टॉपिक पूरे हुए पिछले वीडियो लेक्चर में, अब जो 3 टॉपिक टोटल बाकी हैं, मतलब कुल मिला के 5 हो जाएंगे इस चैप्टर के, वो तीनों टॉपिक एक जैसे हैं। जैसे पहले टॉपिक का नाम होगा इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेकंड आएगा इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और थर्ड आएगा इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो आइए इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये पहला टॉपिक शुरू करें, जस्ट मैं आपको ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज जब भी हम करें, कोई भी एक्सरसाइज आप चाहे छोटी चाहे बड़ी करो, चाहे कम समय के लिए चाहे ज़्यादा समय के लिए करो, चाहे कम एनर्जी से करो चाहे ज़्यादा एनर्जी से करो, सम और द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी विल एंश्योरली बी गेट इफेक्टेड। नाउ दैट इफेक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, that depends on how perfectly you perform the exercise, how many rules and regulations you follow. Sometimes what happens is, suppose we want to reduce our weight and suppose we are doing exercise, we feel that let's do the exercise together, so many exercises together, but that will not result into weight reducing, that will rather result into harming your body, some or the other part of the body. So every time when you exercise, some or the other system may positively or negatively get affected, and that is why you need to be very careful at the time of doing exercise, that you don't underperform it, because it will not give you any benefit. If you will underperform it, means you will not perform as per the rules, you are doing less than what is prescribed, then there is no use of it. And if you are overusing it, then also it is harmful for the body. So whenever you are doing any exercise, you have to be careful for your body, right? That is why we are going to see here कि क्या क्या इफेक्ट होती हैं एक्सरसाइज की अलग अलग 3 सिस्टम के ऊपर। तो पहली है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपका हार्ट वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या बताते हैं। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड अपॉन टू मीट द इंक्रीज नीड ऑफ द बॉडी इन मैनी वेज। बॉडी की जो इंक्रीज हुई नीड्स एक्सरसाइज के कारण, वो बेचारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को फिलअप करनी पड़ेंगी। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रसेस ऑक्सीजन टू हार्ड वर्किंग मसल्स, रिटर्न्स यूज्ड ब्लड टू द लंग्स टू बी रीऑक्सीजनेट एंड डिलीवर्स फ्यूल टू द एक्टिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करना पड़ता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करके दौड़ा रहे हो उसको, तो उसको दौड़ के जल्दी से क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा वो हार्ड वर्किंग मसल्स को जो एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, और जो यूज़ किया हुआ ब्लड है उसको वापस लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि उसका रीऑक्सीजनेटेड हो सके, और एक्टिव टिश्यूज़ जो हैं बॉडी के उनको फ्यूल पहुंचाना पड़ेगा। तो ये सारा काम आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को करना पड़ेगा क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। The cardiovascular system undergoes drastic changes during and immediately after intense exercise. The effects of exercises are summarized under 2 categories. बहुत ही मेजर चेंजेस आते हैं आपके हार्ट में, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बिकॉज ऑफ योर एक्सरसाइज। वो चेंजेस, वो इफेक्ट्स क्या होते हैं,
उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट आते हैं और लॉन्ग टर्म क्या आते हैं। तो आइए उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे पहले है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। क्या क्या होती हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स? कुल मिला के यहाँ 4 ऐसी दी हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं जल्दी से गो थ्रू करता हूँ। इंक्रीज हार्ट रेट, ऑब्वियस सी बात है हार्ट रेट बढ़ेगी, है ना। एक लाइन उसके अंदर लिखी है, टॉपिक का नाम पढ़ के समझ में आ जाता है। आई डोंट थिंक यू नीड टू स्टिल गो फॉर इट, बट स्टिल आई एम रीडिंग इट। हार्ट रेट कंटिन्यूसली राइज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज until the maximum heart rate is achieved। तो जब तक मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव ना हो जाए तब तक हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ती रहती है। किसके प्रपोर्शन में बढ़ती है? जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उसके प्रपोर्शन में। तो ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होती है कि हार्ट रेट बढ़ जाती है ना। कई बार हमको लगता है कि यार बहुत थकान लग रही है, हम सांस फूल रही हमारी, तो दैट इज नथिंग बट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। ओके, सेकेंड वन इज इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम और द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out of the left ventricle by each beat increases by up to 80 milliliters per beat। हर बीट पे 80 मिलीलीटर ब्लड पंप आउट ज़्यादा होता है। थर्ड है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। द कार्डियक आउटपुट और द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, कार्डियक आउटपुट यानी द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। द हार्ट पंप्स इन 1 मिनट, जितना हार्ट 1 मिनट के अंदर वो ब्लड पंप करता है, it increases from 5 liter per minute to 40 liters per minute। just think about it during the strenuous exercise। बहुत आप हार्ट को एक्सरसाइज करते हैं तो 5 लीटर की जगह 40 लीटर पर मिनट वो जो पंप आउट होता है हार्ट में से ब्लड, ये थर्ड इफेक्ट है। फोर्थ वन इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। ऑब्वियसली ऊपर आया उस हिसाब से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। At rest, the muscle require only about 15 to 20% of the total amount of blood circulating through the body। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, रेस्ट हैं, तब 15 to 20% ब्लड चाहिए मसल्स को। बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द हार्ड वर्किंग मसल्स डिमांड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अप टू 80%। जो 20% तक नॉर्मल सिचुएशन चलता था, एक्सरसाइज के टाइम पे 80% चाहिए। In response, blood is shunted away from the digestive organs, kidneys, liver and redirected to the skeletal muscles। पे क्या करेगा अब बेचारा सिस्टम भी, वो अलग अलग जगह से उधार लेता है और यहाँ पे पहुँचाता है मसल्स को। कहीं वो किडनी से, ऑर्गन से, लीवर से लेता है और पहुँचाता है। सो ब्लड फ्लोज टू द स्किन ऑल्सो इंक्रीजेस। स्किन के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स एक्सरसाइज की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। अब ज़रा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे टोटल 10 लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दी हुई हैं। जल्दी से चर्चा करते हैं। आई एम श्योर सब में एक एक दो दो लाइन लिखी है, यू कैन वेरी वेल रीड एंड अंडरस्टैंड। सो लेट मी गो थ्रू इट वेरी क्विकली। फर्स्ट वन इज इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। आ गया ऊपर भी, जो शॉर्ट टर्म में भी होता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होती है। द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज एट रेस्ट। रेस्टिंग हार्ट रेट इज एबल टू स्लो डाउन because the heart is now trained to pump a larger quantity of blood with every beat। अब क्या हो गया है, हार्ट जो है वो ट्रेन हो चुका है ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड पंप करने को हर बीट के ऊपर। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़ता ही है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ जाता है। सेकेंड इज इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन। इन रिस्पॉन्स टू द नीड टू सप्लाई द मसल्स विथ मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, द बॉडी इंक्रीजेस इज नंबर ऑफ कैपिलरीज, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। एक मार्क का एमसीक्यू बन सकता है, विच आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, तो ये नाम है कैपिलरीज। सो क्या होता है, जो इन रिस्पॉन्स टू द नीड टू द सप्लाई, मसल्स की जो नीड है ऑक्सीजन की एक्सरसाइज के दौरान, वो जो ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं वो बढ़ाते हैं नीड को, है ना। तो नीड बढ़ती है, इसके कारण सर्कुलेशन की नीड जो है वो बढ़ती है। और वो नीड कौन बढ़ाते हैं? ये वेसल्स बढ़ाते हैं, जो बहुत ही स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं। थर्ड वन है डिक्रीज ब्लड प्रेशर। बीपी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस बाय अप टू 10 mm थ्रू द रेगुलर एक्सरसाइज। फोर्थ इज इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ये भी आगे आ चुका है। द बॉडी प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ऑर्डर टू कीप द मसल सप्लाइड विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी क्या करती है, ज़्यादा आप में बॉडी में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है, मतलब आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है।
So it's a good one, not a bad one. Increased heart size. Long-term aerobic exercises increase the size and thickness of the heart, especially during the moderately to vigorously intense exercise. मध्यम से बहुत ही हाई एक्सरसाइज की ओर जाएं तो आपकी साइज और थिकनेस हार्ट की बढ़ जाती है. एक्सरसाइज यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी विच द सेल्स डिराइव फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज. सेल्स को ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज के पास से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत मात्रा में यूज़ होती है. बोथ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन हैव टू बी डिलीवर्ड बाय द ब्लड. ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के द्वारा डिलीवर किया जाना चाहिए. दिस मीन्स दैट हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू पंप मोर ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. इसके कारण हार्ट को जो है वो बहुत दिक्कत होती है बॉडी में पूरा ब्लड पंप आउट करने को. दिस मीन्स इट हैज़ टू बीट फास्टर इन ऑर्डर टू अचीव हायर थ्रू आउट. इसीलिए हार्ट को ज़्यादा अच्छे से पंप करना पड़ता है. एज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन that the blood flow is equals to heart rate multiplied by stroke volume. Remember this one also. This can also be a question of 1 mark. Blood flow is equals to heart rate multiplied by stroke volume. Sixth one is increase cardiac output. ये भी आगे आ चुका है. Short term में भी regular exercises tend to increase the cardiac output. The cardiac output in untrained individuals may be 14 to 20 liters per minute, जो ट्रेन नहीं है, जो ट्रेनिंग नहीं करते हैं, and 25 to 35 liters per minute in trained individuals. And in Beth athletes, it can be go as high as 40 liters per minute at rest. ज़्यादा जो एथलीट होते हैं वहाँ आया था ना 5 से लेके 40 तक बढ़ता है. तो अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात की है जो एक्सरसाइज करते हैं किसी लेवल पे, कम, मीडियम या ज़्यादा. Seventh is increased blood flow. In response to the need to supply the muscles with more oxygen during exercise, the body increases the number of capillaries. आगे आ गया वैसे तो. The existing capillaries are also open wider. The blood redistribution becomes more efficient and more effective. Blood का जो distribution है वो ज़्यादा effective होता है. As the result of the above mentioned fact, there is an increased blood circulation in the body. बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है. सो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू पीपल. एथ वन इज डिक्रीज्ड रेस्टिंग हार्ट रेट. रेगुलर एक्सरसाइजेस डिक्रीज द रेस्टिंग हार्ट रेट. आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट फाइनली बिकम्स मोर एफिशिएंट. यू नो, इफ़ यू परफॉर्म द एक्सरसाइज एवरी डे इट विल बिकम मोर एफिशिएंट. ज़्यादा वो रेस्ट नहीं करेगा, ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा. It does not require to beat so quickly to supply blood to the body at rest. इसलिए जब कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रेस्ट में हैं, तो ज़्यादातर नॉर्मली ज़्यादा काम करना पड़ता है. बट अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो वो सिस्टम एफिशिएंट बन जाती है. मतलब फिर आप रेस्ट पे भी हैं तब उसको ज़्यादा लोड नहीं होता काम करने का. इट हैज़ बीन नोटेड दैट द हाईली कंडीशनड एथलीट्स कैन हैव देयर रेस्टिंग हार्ट रेट इन द 30s. ये हायर एथलीट हैं वो जो रेस्ट करते होते हैं तब भी 30s में उनकी हार्ट रेट होती है. नेक्स्ट वन है क्विकर रिकवरी रेट. रेगुलर एक्सरसाइज क्विकन्स द रिकवरी रेट. अ ट्रेन्ड एथलीट्स हार्ट रेट बिकम्स नॉर्मल क्विकली देन इन अ बिगिनर. जो ट्रेन्ड एथलीट हैं उनकी नॉर्मल जो एथलीट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से उनकी हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल हो जाती है. रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल रैपिडली. देयरफॉर द रिकवरी बिकम्स फास्ट. कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, रिकवरी. नाउअडेज यू आर सीइंग द कोरोना पेशेंट्स. When they are admitted, the corona positive patients in the hospital, they are, you know, with the medicine, they are also advised to do the exercises. They need to improve their immunity. So they need to make their internal system strong. And that can only be done by meditation, yoga and exercise. That's why what happens is the recovery rate becomes very quick. They recover very fast compared to the others who don't exercise. Next one is reduced risk of heart disease. एक्सरसाइज से हार्ट डिसीज का रिस्क कम हो जाता है. शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं. रेगुलर एक्सरसाइज ग्रेजुअली रिड्यूसेस स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स फ्रॉम सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम. स्ट्रेस कम करने वाले हॉर्मोन्स पैदा होते हैं, इसके कारण टेंशन कम होती है. इसीलिए हार्ट का जो प्रॉब्लम है उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं. सो दिस वॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. तो यहाँ पे पहला टॉपिक पूरा होता है कि एक्सरसाइज की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या असर होती है. आइए अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या असर होती है.
Our respiratory system controls our breathing and begins when we draw in air our nose or mouth. मतलब हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या कंट्रोल करती है, हमारी सांस लेने की क्षमता को। और ये कब शुरू होती है? When we draw in air through our nose or mouth, जब हम नाक या मुंह से जब सांस लेते हैं तब इसका काम शुरू होता है। The air travels through the wind pipe into both our lungs, where small air sacs capture oxygen and distribute it in the bloodstream through small blood vessels called capillaries. कहाँ जाती है फिर ये हवा? The air travels through wind pipe. विंड पाइप होते हैं, उससे ट्रैवल होते हुए हमारे दोनों लंग्स में जाती है ये हवा, जहाँ पे क्या होता है? सेक्स कैप्चर ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इन द ब्लड स्ट्रीम। फिर वो ऑक्सीजन को मिलता है और फिर वहाँ से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। किन के थ्रू जाता है ब्लड स्ट्रीम में? स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो ऊपर नाम आया कैपिलरीज, उनके थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है। आवर डायफ्राम is the muscle that controls respiration and contracts when we inhale. नाम याद रखिएगा, कौन सा मसल है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है जब हम इनहेल करते हैं? तो डायफ्राम। Our diaphragm then relaxes, collapses our chest and forces out carbon dioxide when we exhale. और इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन लेता है और एक्सहेल करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। The various effects on regular exercises on respiratory system are as follows. Regular exercise से respiratory system पे क्या असर पड़ता है वो कुछ नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पिछले थियरी की तरह नहीं है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यहाँ दोनों कंबाइन ही दिए हुए हैं, है ना। टोटल इफेक्ट क्या होती हैं वही सिर्फ यहाँ पे दी हुई है, अलग अलग करके नहीं दी हुई है। तो आइए देखते हैं क्या क्या अलग अलग इफेक्ट्स होती हैं। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस विथ हायर इंटेंसिटी ट्रेनिंग। हायर इंटेंसिटी ट्रेनिंग करें तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज होता है। दिस इनेबल्स मोर एयर टू मूव इन एंड आउट द लंग्स, एनहांसिंग द गैस एक्सचेंज। इसके कारण लंग्स में ज़्यादा एयर जो है वो इन एंड आउट होती है। सेकेंड इज लंग्स इंक्रीज देयर एबिलिटी टू एक्सपांड, इनेबलिंग अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ एयर टू मूव इन एंड आउट। लंग्स की जो कैपेसिटी होती है एक्सपांड होने की, खुलने की, वो बढ़ती है और उसके कारण क्या होता है, ज़्यादा एयर अंदर आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। सो इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल्स मसल इम्प्रूव्स। इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इनके एंड्योरेंस बढ़ता है। दिस रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू ब्रीथ इन मोर एयर फॉर लॉन्गर विथ लेस फैटिग्यू। और इसके कारण ज़्यादा एयर अंदर लेने की हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। एरोबिक ट्रेनिंग टेंड्स टू इम्प्रूव द एंड्योरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। एरोबिक ट्रेनिंग से रेस्पिरेटरी मसल्स की एंड्योरेंस का जो स्ट्रेंथ है उसकी वो इम्प्रूव होती है। एनएरोबिक ट्रेनिंग टेंड्स टू इंक्रीज द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। एनएरोबिक ट्रेनिंग जो है वो क्या करती है, साइज एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। सॉरी, किसकी साइज एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाती है? रेस्पिरेटरी मसल्स की। More capillaries are formed in the lungs over the time, allowing more blood to flow in and out of the lungs. ज़्यादा कैपिलरीज जो हैं ये बढ़ती हैं, नई नई जनरेट होती हैं, जिसके कारण ज़्यादा ब्लड फ्लो इन एंड आउट लंग्स में हो सकता है। इसके कारण आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्रूव्स एज द ग्रेडियंट बिटवीन ईच बिकम्स लार्जर। दोनों का एक्सचेंज जो है वो बढ़ता है। This occurs because more oxygen used in the tissues and the more carbon dioxide produced creates a larger difference between the bloods and tissues. है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन बनता है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। Aerobic fitness training tends to improve the efficiency of body tissues at absorbing O2 and removing CO2. Aerobic fitness training से क्या होता है, किस चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ती है? बॉडी के जो टिश्यू होती हैं वो जो ऑक्सीजन गेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो CO2 रिमूव करते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ती है ना। तो ये हैं कुछ इफ़ेक्ट्स जो एक्सरसाइज की होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अब जो आखिरी थियरी है अगली नेक्स्ट वन, वो भी स्मॉल है इसकी तरह ही, कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो वो देखते हैं अभी हम, फिफ्थ एंड लास्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस लास्ट टॉपिक।
Effects of exercise on muscular system. Effects involves a series of sustained muscle contraction or of either long or short duration, depending on the nature of the physical activity. आप कौन सी फिजिकल एक्टिविटी डिसाइड करते हैं या परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगी या शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगी. इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स कैन बी कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म और इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स. दोनों टाइप के इफेक्ट्स हो सकती हैं. तो आइए कुछ उसमें से नीचे इफेक्ट दी हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. लेकिन यहाँ भी पिछली थियरी की तरह सब साथ में दी है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट. यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया हुआ है फर्स्ट थियरी की तरह जो हमने आज डिस्कशन किया. सम ऑफ द मेजर इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम आर एज फॉलोज. नंबर 1, सब जगह आप देखेंगे तो कुल मिला जुला के यही ज़्यादातर आता है. ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन की बात आती है, ज़्यादातर घुमा फिरा के यही चीज़ें आती हैं. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो टू मसल टिश्यूज इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज. इट कैन इंक्रीज मैक्सिमम बाय 25 टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग डिमांडिंग एक्सरसाइज. जो बहुत मेहनत मांग ले ऐसी एक्सरसाइज आप करें तो 25 गुना तक ब्लड फ्लो मसल टिश्यू में बढ़ाया जा सकता है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. यूज़ होता है, रिलैक्स होता है, यूज़ होता है, रिलैक्स होता है एक्सरसाइज के दौरान. यूजिंग एंड रिक्वायरिंग एनर्जी टू डू सो. उसके लिए एनर्जी लगती है. द एनर्जी कम्स फ्रॉम अ केमिकल कोल्ड एडेनसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ATP के नाम से पहले भी जानते हैं, है ना. एनर्जी कहाँ से आती है? इस केमिकल से आती है. दैट इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इनटू अनदर केमिकल कॉल्ड ADP. एक्सरसाइज के दौरान ये ब्रेक होकर दूसरा एक हार्मोन बनाता है जो है ADP, एडेनसाइन डाइफॉस्फेट. वो था ट्राइफॉस्फेट, ये है डाइफॉस्फेट. सो नीचे लिखा है एक इक्वेशन की तरह कि वेयर ATP रिलीजेस द ADP प्लस एनर्जी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. वो ब्रेक होके वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है. मसल फैटिग इज अ शॉर्ट टर्म डिक्लाइन इन द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू जनरेट फोर्स. मसल की जो फोर्स जनरेट करने की एबिलिटी होती है उसमें शॉर्ट टर्म तक गिरावट आती है. अनदर वे टू डिस्क्राइब मसल फैटिग्यू इज द शॉर्ट टर्म इनएबिलिटी टू कंटिन्यू रिपीट मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन विद द सेम फोर्स. भाई इसी मसल फैटिग्यू, इस वर्ड को आपको अलग तरीके से डिफाइन करना हो तो वो शॉर्ट टर्म की एक इनकैपेबिलिटी है, एक इनएबिलिटी है क्या करने की, कि रिपीट कॉन्ट्रैक्शन विद द सेम फोर्स. सेम फोर्स के साथ आप रिपीटेडली वही मसल यूज़ कर पाएँ, उसमें अगर आप सक्षम नहीं हैं, सो दैट इज़ नोन एज मसल फैटिग्यू. बोथ ग्लाइकोजन एंड पोटेशियम आर इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स रिक्वायर्ड बाय द टिश्यूज इन द बॉडी. बॉडी के लिए बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट जो हैं सॉल्यूशन वो ये हैं, ग्लाइकोजन एंड पोटेशियम. डिप्लेशन ऑफ दीज फ्रॉम मसल टिश्यूज ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विथ बोथ फैटिग्यू एंड एक्सॉशन एज डिस्कस अबव. भाई इनके कारण ज़्यादा ये अगर यूज़ हो जाते हैं तो इनके कारण आप बहुत ही एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं मसल्स में. नेक्स्ट इज द मसल इंक्रीजेस इन साइज एंड बल्क. मसल की साइज बढ़ती है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती है. हाइपरट्रॉफी इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मतलब एक्टिन एंड माइसिन. हाइपरट्रॉफी क्या होती है? इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं उनके वॉल्यूम में बढ़ावा होना मतलब हाइपरट्रॉफी होना विद इन द मसल सेल. सो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विथ ग्रेटर फोर्स, इससे ज़्यादा फोर्स जनरेट हो पाता है. द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स स्टेज एट सेम. In general, males have a greater potential for an increase in muscle bulk due to the presence of higher level of hormone testosterone. मेल जेंडर के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने के कारण मसल बल्क जो है उनमें ज़्यादा इंक्रीज होता है मेल में एज कम्पेयर टू विमेन, है ना. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टेंडम्स विच आर दो बैंड्स ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज designed to withstand forces along their length, like muscle tendons also adapt to the mechanical loading of regular exercise. Anaerobic training stimulates the muscle to become better able to tolerate lactic acid and clear it away more efficiently. Anaerobic training क्या होता है? स्टिम्युलेट करता है मसल को ज़्यादा लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने के लिए. लैक्टिक एसिड की बात पिछले सेशन में भी आई थी. And clear it more efficiently.
The ability of the muscle to store myoglobin is increased. Myoglobin is like in hemoglobin and carries oxygen. ये भी hemoglobin की तरह है और ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उससे उसकी एबिलिटी बढ़ती है. So it will affect positively on your body, right? So these are the few effects of exercises on your muscular system. So dear students, these were the three theories that we discussed today. That effects of exercises on cardiovascular system, effects of exercises on respiratory system, and effects of exercises on muscular system. So with this, we have to stop this session here because the chapter is done. Total, as I said, 5 theories were there. पहली थियरी बड़ी थी जो हमने एक वीडियो लेक्चर में स्टार्ट की, दूसरे में कंटिन्यू की उसी को. फिर उसी वीडियो लेक्चर में हमने एक आखिरी टॉपिक को भी साथ में देखा जो था एज का क्या इफेक्ट होता है. वो हमने दोनों पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा किया. और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इन 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया. सो विद दिस, एज पर द सिलेबस, ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर डन. एंड सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद 3 चैप्टर्स ऑफ आवर सिलेबस. सो अगली बार जब हम मिलेंगे तो सिलेबस के चौथे कोई और नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे. तो इससे पहले कि मैं सेशन को पूरा करूं हर बार की तरह, ऑब्वियसली होमवर्क. सो होमवर्क विल बी 4 क्वेश्चंस फॉर यू पीपल एंड आई होप यू नो विच आर दोज 4 क्वेश्चन. एक मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको होमवर्क में लेंगे. दैट इज क्या था वो? एजिस वाला. वो था डिस्कस फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग. एज की उम्र के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो. तो एक ये है क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क में. दूसरा क्वेश्चन है जो 5 मार्क का ये बनेगा, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना. तो ये दूसरा क्वेश्चन बढ़ेगा, ये 5 मार्क का होगा. और अगले जो 2 क्वेश्चंस हैं, पहले 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क के, एक एज वाला और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाला, और दूसरे 2 क्वेश्चन के इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम. तो ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 3 मार्क वाले. सो 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, 2 क्वेश्चन 3 मार्क वाले, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे आज के आपके होमवर्क में, है ना. इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पूरा होता है. वैसे तो नॉर्मली दूसरे दिन पे होमवर्क सेंड करना होता है, बट कल संडे है तो आप इसको एक और दिन ले सकते हैं. मंडे को आप इसका होमवर्क सबमिट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आप सबको फिर से याद करवा दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब तक पिछले चैप्टर के भी होमवर्क सबमिट नहीं करवाए हैं. सो आई एम स्ट्रिक्टली वार्निंग यू पीपल ऑल टू क्विकली submit the homework of previous 2 chapters quickly and then this one also. Okay, so fine. So that's it, we wind up to this session. Next time, as I said, when we are going to meet, we are going to start the 4th and the new chapter of our syllabus. Till the time, take care of yourself, have a very good day, and I hope you know stay home, stay safe is the still mantra of being safe nowadays, right? So thank you so much.